गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज हम डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है स्किन। इसको दूसरे वर्डों में इंटीगुमेनेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। स्पेलिंग मैं आपको बताऊंगा। इंटीगुमेनेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं INTEGUMINATORY, इंटीगुमेनेटरी सिस्टम। इंटीगुमेनेटरी सिस्टम इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिस्टम होता है, जिसके अंदर स्किन के बारे में डिस्कशन किया जाता है। स्किन हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब हम स्किन की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी की कैविटीज को भी कवर करती है। स्किन हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, इंटरनल जो ऑर्गन्स है हमारे, उनको इंजुरीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करती है। यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक स्किन ही तो एक ऐसी लेयर है जिसके कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकता है, एंट्री नहीं कर पाता। हमारी जो स्किन हमेशा नर्व एंडिंग्स की तरह पेन, टच एंड टेम्परेचर को मेंटेन करती है। स्किन थर्मल रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टेम्परेचर मेंटेन करती है। स्किन का एक मेन काम है बेटा टेम्परेचर को मेंटेन करना। स्किन बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन करती है वो एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के थ्रू मेंटेन करती है, जो कि हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद में कि कहां कहां किस प्रोसीजर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। बेटा जब हम स्किन की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये डायग्राम आपको समझा दूं। इस डायग्राम के बाद मैं दोबारा लिखूंगा कि सबसे पहले हमारी स्किन के अंदर जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के जो नीचे की लेयर होती है इसको बोलते हैं डर्मिस, और इस डर्मिस के जो नीचे की लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू। बेटी एक मैं बात बताता हूं आपको कि जो ये एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के अंदर 4 लेयर होती हैं। जो ये सबसे पहली लेयर है, जो लेयर यहां से करिए तो लेयर को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटम। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मींस लेयर। जब हम लेयर की बात करते हैं तो सबसे पहली जो लेयर आती है इस स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम बेटा मेरी बात सुनना, एपिडर्मिस को हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो एपिडर्मिस भी 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। कई किताबों ने ऐसे ही समझाया हुआ है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। लेकिन मैं आपको एपिडर्मिस भी एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा कि एपिडर्मिस के अंदर जो 4 लेयर होती है, जिसमें सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो लेयर है, जर्मिनेटिवम मीन जनरेट कर रही है। सबसे नीचे की लेयर ये है, ये आगे आगे स्किन की जो लेयर्स है उनको जनरेट करती है। जो दूसरी लेयर होती है बेटा वो कहलाती है हमारी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम ये हमारी सेकेंडरी लेयर होती है। थर्ड लेयर जो होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और जो नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ लेयर होती है बेटा स्ट्रेटम कॉर्नियम। बेटी मेरी बात सुनना, मैं आपको समझाता हूं कि ये जो हमारी एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस में हमने जो डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के अंदर ये जो लेयर पाई जाती है जिसको हम समझा रहे हैं आपको, ये लेयर जहां से आपका हेयर फॉलिकल्स, जहां पर आपका हेयर फॉलिकल्स फंसा हुआ है, इस हेयर फॉलिकल्स के फंसे होने की इस जो लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, जर्मिनेटिवम लेयर। ये जर्मिनेटिवम लेयर जनरेट करती है। जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर ऊपर की हट गई, इरोजन हो गया, हट गई, तो जर्मिनेटिवम लेयर ग्रेन्युलोसम में चेंज होकर ल्यूसिडम में चेंज करके ल्यूसिडम कॉर्नियम का पार्ट लेती है। तो सबसे पहली जो हमारे एपिडर्मिस की लेयर आती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, तीसरी जो लेयर होती है स्ट्रेटम लूसिडम, और चौथी जो लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये 4 लेयर से मिलकर क्या बना हुआ है, एपिडर्मिस। ये चीज समझ में आई बेटा? इन 4 लेयर से मिलकर क्या बना हुआ है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे स्किन की, जिसके अंदर स्ट्रेटिफाइड केराटिन है, जिसको एपिथेलियम पाई जाती है।
इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स एब्सेंट होती है। इट इज मोर थिकर इन द पाम, हमारी एपिडर्मिस पाम के अंदर, हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, हमारे फीट के जो सोल है उसके अंदर ये मोटी होती है। मैनी लेयर्स ऑफ कार्ड इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी लेयर होती है। बेटा सुन लो मेरी बात, पहली लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, GERMINATIVUM, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, सबके पीछे स्ट्रेटम लगा रखा, स्ट्रेटम मींस लेयर। तो पहली लेयर जर्मिनेटिवम, दूसरी लेयर ग्रेन्युलोसम, तीसरी लेयर ल्यूसिडम, चौथी लेयर कॉर्नियम। ये लेयर समझ में आई आपको? इन लेयर्स का नाम समझ में आ गया। अब ये लेयरों के मैं नाम याद कर लेता हूं। ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो थिक लेयर ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज फाउंड ऑन द सरफेस, सबसे पहले जो पाई जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जो सबसे ऊपर पाई जाती है। हमारी जो ये सेल्स होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्केल लाइक सेल्स होती है जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती है, विच हैव ए प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है उसके अंदर केराटिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन कंटेंट है जो कि वाटर को अंदर नहीं जाने दे रहा। अरे किशमिश को पानी में डाला, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस किशमिश की साइज चेंज हो गई। तुम पानी में डल गए, तुम तो चेंज नहीं हुए कि तुम भी फूल गए हो। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर एक केराटिन की लेयर पाई जाती है। ये केराटिन वाटर रेजिस्टेंस का काम करता है। समझ में आ गई बेटी? केराटिन कहां पाई जाती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, जो कि एक ग्लिसनिंग लेयर है, जो एक चिकनी लेयर है। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ये स्पिंडल शेप की सेल्स पाई जाती है विद ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मींस दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये जर्मिनेटिवम, बेटा ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इस तरीके की जो लेयर पाई जाती है इस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इस ये जो मैंने राउंड राउंड घुमा दी ना, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के अंदर जो सेल की जो शेप होती है वो क्यूबाइकल शेप होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। द स्किन सेल मल्टीप्लाई इन दिस लेयर, और हमारी स्किन सेल्स यहां पर मल्टीप्लाई करती है। ये चीज समझ में आई बेटा? एपिडर्मिस की बेटा नाम याद रख लेना, सोते हुए भी मैंने डायग्राम, ये मुझे डायग्राम मेरा 12th क्लास का याद है। मुझे जब मैं 12th वायु में पढ़ता था तो स्किन का डायग्राम मुझे 12वीं क्लास से याद है। तो भैया स्ट्रेटम सबसे पहले जर्मिनेटिवम, पहली लेयर नीचे एपिडर्मिस की सबसे ऊपर से लेयर करोगे तो पहली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी लेयर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरी लेयर ग्रेन्युलोसम, चौथी लेयर जर्मिनेटिवम। ये नाम याद कर लेने हैं आपको। मैंने आपको स्पेलिंग बता दी, स्ट्रेटम STRATUM, कॉर्नियम CORNIUM, स्ट्रेटम ल्यूसिडम LUCIDUM, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम GRANULOSUM, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम GERMINATIVUM, जर्मिनेटिवम हो गया। ये लेयर्स हो गई, डिस्कशन हो गया इनका। अब ये एपिडर्मिस समझ में आई आपके। अब हम डिस्कशन करते बेटा डर्मिस के अंदर। तो डर्मिस हमारी सेकंड लेयर है। अब बेटी ये डायग्राम बताओ हमारे डर्मिस के अंदर क्या क्या आ रहा है? तो डर्मिस के अंदर हमारा हेयर फॉलिकल आ रहा है, जहां से हमारा हेयर निकलता है। तो आपको पता है डर्मिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द स्किन, जहां पर हमारा हेयर फॉलिकल धंसा हुआ होता है। और इस हेयर फॉलिकल के साथ में जो ये ग्लैंड पाई जा रही है मेरे बच्चे, जो ये ग्लैंड पाई जा रही है, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सेबेशियस ग्लैंड। तो जो आपका ये एक बाल निकला हुआ है, ये सेबेशियस ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ती है। तो ये बाल के नीचे जो आपकी स्किन को चिकना बनाए रखने का काम करता है, वो कौन करती है? सेबेशियस ग्लैंड। समझ में आई बेटी? आपका जो हेयर फॉलिकल निकला हुआ है, ये हेयर फॉलिकल से जो आपका हेयर, आपके शरीर का जो एक बाल निकला हुआ है, ये बाल जिसके साथ में अटैच है, ये देखो सेबेशियस ग्लैंड इसको बोलते हैं। सेबेशियस ग्लैंड सीबम का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करेगी भैया? कहां लिखा हुआ है सेबेशियस ग्लैंड? ये मैं लिख देता हूं इधर, सेबेशियस ग्लैंड
ये हमारी सीबेसियस ग्लैंड हो गई। ये सीबेसियस ग्लैंड क्या करेगी भैया, सीबम का सीक्रीशन करेगी। सीबम क्या करेगा भैया, इसको चिकना बनाए रखेगा। तो हमारी डर्मिस के अंदर हेयर, हेयर फॉलिकल और जो बाल, जो आपका हेयर है, ये नीचे ब्लड कैपिलरीज से तो नरिशमेंट होता है। कई लोग बोलते हैं तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं। अरे तेल क्या ये हेयर पीता है क्या, प्यासा है क्या? नहीं, वो तेल का एक लॉजिक होता है कि तेल आपके डेंड्रफ खत्म कर दे, स्किन को ऑयली कर दे, चिकनाहट रखे, फ्रिक्शन खत्म कर दे, कोई इरोजन ना हो, इरिटेशन ना हो, इस कारण ऑयल अप्लाई किया जाता है। वरना आपके हेयर को जो ब्लड सप्लाई करने वाली तो ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज आपके हेयर्स को नरिशमेंट नहीं देंगी तो आपके बाल लंबे नहीं होंगे, झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर हेयर को ब्लड सप्लाई जारी है। समझ में बेटा? सेबेसियस ग्लैंड आपके हेयर फॉलिकल से अटैच होती है, जो कि सीबम का सिक्रीशन करते हैं। और डर्मिस के अंदर, अब सुनना, ये हेयर फॉलिकल्स इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स कैसे, जैसे ये हेयर है, इसको इरेक्टर पिलाई मसल्स हमने कर रखी है, सर्दी लगी, इरेक्टर पिलाई मसल्स टाइट हो गई, बाल आपका सीधा हो गया। ये इरेक्टर पिलाई मसल्स क्या करती है, इसको सीधा करने में, खड़ा करने के अंदर हेल्पफुल होती है। ये चीज समझ में आई आपको? इरेक्टर पिलाई मसल्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इरेक्टर, इरेक्शन करना। इरेक्शन किसका? हेयर का, और किसी चीज का इरेक्शन नहीं है यहां पे, यहां हेयर का इरेक्शन। इरेक्शन मींस खड़ा होना, सीधा होना। तो बाल को सीधा करने के लिए कौन सी मसल्स काम मदद करती है? इरेक्टर पिलाई मसल्स, जो कि हर हेयर के पास जुड़ी होती है, जिसके कारण आपके हेयर्स खड़े होते हैं। कहते हैं ना, डर लग गया, उस डर में मेरे बाल बाल मेरी रोम रोम खड़ी हो गई। तो वो रोम रोम खड़ी होने के लिए जो मसल्स काम करती है, वो इरेक्टर पिलाई मसल्स काम करती है। ये डायग्राम बहुत इजी है, ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, जस्ट ये जो वर्ड्स है इनकी स्पेलिंग आउट आपको याद करनी है। अब उसके बाद में, अब सुनो हमने क्या पढ़ा, डर्मिस सेकंड लेयर, डर्मिस के अंदर एयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, और यहां ये स्वेट ग्लैंड भी पाई जाती है जो हमारे बनाई हुई है। ये स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मींस पसीना की ग्रंथि। पसीना की ग्रंथि मीन जिससे पसीना निकलता है। पसीना कहां से निकलता है? स्वेट ग्लैंड से। और कहां? ऊपर ये छेद है, इस छेद में होके पसीना आएगा, जिसको पोर बोला गया है। तो हमारे डर्मिस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बेटा? हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, स्वेट सेबेसियस ग्लैंड्स, हेयर रूट्स, इरेक्टर पिलाई, और आर्टीरियल एंड वीनस कैपिलरीज एंड सेंसरी नर्व एंडिंग्स। हमारे यहां पर नर्व एंडिंग्स, जो नर्व्स, जो इंपल्सेस कैरी करती है, आप यदि निडल प्रिक करोगे, ऊपर ऊपर करते रहो, सेंसेशन नहीं होंगे, थोड़ी सी अंदर गई तुरंत माइंड पास हाथ हटा लेंगे। तो नर्व एंडिंग्स कहां पाई जाती है? आपके डर्मिस के अंदर। मिलेनोफोर सेल्स, मिलेनोफोर सेल्स मींस मिलेनिन, वो मिलेनिन जो आपके स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। यदि मिलेनिन ज्यादा है तो आप काले हो, मिलेनिन कम है तो आप गोरे हो। आजकल तो ट्रीटमेंट भी आ गया है इनका। तो मिलेनोफोर सेल्स कंटेनिंग मिलेनिन पिगमेंट एंड सम इलास्टिक फाइबर्स मेंटेन द टेक्सचर ऑफ द स्किन। ये हमारे स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। तो ये हमारी डर्मिस स्किन समझ में आई आपको? डर्मिस समझ में आया आपको? एपिडर्मिस और डर्मिस। अब जो नीचे बेटा इसने जो लिख दिया है, स्वेट ग्लैंड आपके समझ में आ गया। स्वेट ग्लैंड हमारे पाई जाती है हमारे पाम्स, स्किन पर दिया न्यूमरस ऑन द पाम्स के अंदर कम होती है। स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिमूव आउट करती है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हेयर, द कलर ऑफ द हेयर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिलेनिन। हमारे बालों का कलर, स्किन का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मिलेनिन के ऊपर। सेबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रीशन करती है। ये सेबेसियस ग्लैंड पाम ऑफ द हैंड, आपकी हथेली पर और फीट के, आपके जो पैर के तलवे पर एबिसेंट होती है, एब्सेंट होती है मींस यहां पर एब्सेंट होती है, पैर के ऐसे तलवे पर ये स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होती है। वरना आपके जूते के अंदर स्वेट भर जाता, पसीने आ जाते, आप फिसलने लग जाते। तो भगवान ने पहले बोला फिसले मत, स्वेट ग्लैंड एब्सेंट। ठीक है भाई। सीबम हमारी स्किन को, हेयर्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। नेल पाए जाते हैं। नेल्स क्या है? केराटिन की प्लेट। ये हमारे टिप ऑफ फिंगर एंड टोज पे पाई जाती है। अरे सबके पास है, फिंगर की टोज पे पाई जाती है। जो नेल का जो रूट है वो हमारे अंदर स्किन में धसा हुआ है और स्किन से कवर्ड है।
क्यूटिकल है वो, नेल बेड इज अबव द नेल, और जो ये नेल बेड पाया जाता है ये नेल के अबव है। नेल प्लेट इज दैट पार्ट ऑफ द नेल विच रिमेन्स एक्सपोज। अब सुनना बेटा, नेल बेड मींस जो नाखून का हिस्सा पीछे धसा हुआ उसे नेल बेड कहते हैं, और जो सामने दिख रही है इसको क्या बोलते हैं भैया, नेल प्लेट। ये नेल प्लेट जो सामने दिख रही है, नेल बेड अंदर धसा हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती है नेल प्लेट और नेल बेड ले। और कई किताबों ने बेटा हमारी जो डर्मिस लेयर है, इस डर्मिस लेयर को डिवाइड किया गया पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर के अंदर। मैं बता दूं आपको, कई बुक्स ने, कई किताबों ने इस डर्मिस लेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसका मतलब है एक तो लिख दिया भैया पेपिलरी लेयर, और जो दूसरी लेयर बना दी हमारी वो बना दी रेटिकुलर लेयर। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। ये डर्मिस को कई किताब वालों ने एक्सप्लेन ऐसे कर दिया है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एपिडर्मिस के अंदर चारों नाम लिखने हैं, डर्मिस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनका नाम लिखना है। नर्व स्ट्रक्चर्स के अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स ये पाए जाते हैं। अब आता है बेटा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस या कई किताब वालों ने इसे लिखा है सबक्यूटेनियस टिश्यूज। सबक्यूटेनियस टिश्यूज मींस यहां पर एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, फैट जमा होती है, फैट का जो कलेक्शन होता है नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, इस तरीके से मोटा मोटा फैट का डिपोजिशन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गई भैया कि आपकी स्किन के अंदर, समझ में आई ये चीज आपको, कि आपकी स्किन के अंदर तीन लेयर होती है। तीन लेयर के अंदर पहला लेयर जो होता है एपिडर्मिस होता है, और जो दूसरा लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, और जो तीसरी लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जब हम एपिडर्मिस की लेयर्स की बात करते हैं तो एपिडर्मिस की पहली लेयर यदि नीचे से आप लेंगे तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम आता है। उसके बाद दूसरी जो लेयर आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम आता है, तीसरी लेयर जो आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम आती है, और फोर्थ लेयर जो आपकी आती है वो बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम, स्ट्रेटा मींस लेयर होता है, कॉर्नियम मींस केराटिन पाया जाता है। केराटिन वाटर रेजिस्टेंस का काम करता है। डर्मिस के अंदर भैया क्या क्या पाया जाएगा, प्राची तुम्हारा हेयर फॉलिकल, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, नर्व फाइबर्स, नर्व्स, इलास्टिक फाइबर्स जोड़ लो, इरेक्टर पिलाई जोड़ दो, ये सारे हमारे डर्मिस में पाए जाते हैं। और एक किताब वाले ने डर्मिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। उसके बाद नीचे हाइपोडर्मिस में ओनली एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। दोज एडिपोज टिश्यू कंटेन फैट्स। जब आप स्किन को काट के देखोगे तो सबसे नीचे फैट जमा होती है। तुम कह रहे हो ना मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मेरा पेट बढ़ रहा है, तो पेट कहां से बढ़ रहा है, हमारी जो स्किन की जो इनर लेयर है, सबसे लास्ट लेयर है, वहां एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन ज्यादा हो गया है, वो केक की तरह हो गई है। केक देखा ना, यूं ऐसे दबाओ तो तुम इतने मोटे हो गए, तुम नहीं मैं हो गया हूं, कि वो केक की तरह आपका पोस्चर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारी स्किन आई। तो भैया साहिल ने बोला सर स्किन के फंक्शन बताओ, तो स्किन के भैया सबसे पहले तो फंक्शन है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करती है। अब भैया प्राची प्रोटेक्शन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी करेगी, बाहर से इंजुरी से भी करेगी, और किसी हीट से या किसी और वाटर प्रूफ का भी काम करेगी। ये समझ में आया, प्रोटेक्शन, इंजुरी, कोई रबिंग, कोई लग गई चोट, दुर्घटना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, उन सबको रोकती किससे है ये, सबको जो रोकती है वो क्या कहलाती है, सबको ये जो रोकती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इस प्रोटेक्शन के बाद जो इसका सेकंड काम है बेटा, ये स्पेशल लेयर ऑफ इम्यून सेल्स इज फाउंड इन द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन। ये हमारे माइक्रोब्स, केमिकल्स, डिहाइड्रेशन, यूवी रेज एंड ट्रॉमा से रोकती है हमें। आपके चोट लग गई तो सबसे पहले स्किन ही तो बीच में आती है, नहीं हड्डी मत टूट मैं आगे हूं। पहले आप गिर गए तो आप कहोगे और नहीं चिल्लाऊं बच गए, टूटे नहीं, वरना काम हो जाता। तो आपकी स्किन ने आपको प्रोटेक्शन किया।
स्किन से आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। स्किन विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। स्किन क्या करती है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी के अंदर चेंज करती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसको सनलाइट के एक्सपोजर में विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट होता है। ये विटामिन डी हमारे बॉडी के बोन्स को मजबूत करने के लिए काम में आता है। ये सेंसेशन देती है हमारी स्किन, हमें एब्जॉर्प्शन का काम करती है। कुछ ड्रग्स इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अरे इंट्राडर्मल इंजेक्शन आपकी डर्मिस में लगाया गया, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन एब्जॉर्ब किसने किया? आपकी डर्मिस ने। और डर्मिस ने कहां भेजा है? नीचे वाली एपिडर्मिस, डर्मिस ने किया। डर्मिस में जो आपकी नर्व्स है उसने उसको लेके इंपल्सेस को आगे भेज दिया। कई बार जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, उन एंटीबायोटिक्स की जब हम टेस्टिंग करनी होती है तो हमें डर्मिस के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। तो डर्मिस में क्या करते हैं? जैसे हम डर्मिस में इंजेक्शन लगाते हैं तो जो ये नर्व्स ये इंपल्सेस को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये केमिकल एजेंट आ गया। अब यदि बॉडी उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स कर देती है तो मींस आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में सेंसिटिव है। तो आपने देखा होगा कई बार एंटीबायोटिक लिखते हैं, इंजेक्शन मोनोसेप नॉन सेंसिटिव, मींस बॉडी सेंसिटिव नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं दिया, चल जाएगी, दे दो। यदि किसी मेडिकेशन के आगे सेंसिटिव लिखा हो तो वो दवाई नहीं देनी है, और नॉन सेंसिटिव लिखा हो तो वो दवाई दे देंगे। सेंसिटिव का मतलब इसकी बॉडी ने रिएक्शन दिया इस दवाई के ऊपर। आपने इंजेक्शन मोनोसेप दिया, जैसे ही आपके डर्मिस में से वो गया, ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने अपने रिसेप्टर्स भेजे, यहां आपके रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, इचिंग हो गई, रोक दो दवाई मत दो, आगे मैसेज आ गया है। और यदि किसी कंडीशन के अंदर ये चीज नहीं आती तो दूसरे कंडीशन में आप क्या करेंगे? नॉन सेंसिटिव। यदि आपके बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया तो वो कंडीशन कहलाती है नॉन सेंसिटिव। तो बेटा हमारी स्किन एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। एक्सक्रीशन, आपको पता पसीने स्किन से निकलते हैं, तो एक्सक्रीशन का तो काम करती है। इस एक्सक्रीशन के अंदर सोडियम क्लोराइड और यूरिया, पसीना कभी चाट के देना, नमक का सा लगेगा, तो नमक का सा लगने का मतलब है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है NaCl, और यूरिया इसको एक्सक्रीट आउट स्वेट के रूप में कौन करता है? आपकी स्किन। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब हम स्किन की बात करते हैं तो रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। आपकी स्किन का क्या रोल है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में? तो सबसे पहले टेम्परेचर हमारे बॉडी का कांस्टेंट रहता है। नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारा कितना होता है? 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बोलोगे इस किताब के अंदर 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, लेकिन ये पुराने जमाने में होता था। आजकल 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। या आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कई किताबों ने 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया है। टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इवनिंग टाइम। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। व्हेन द हीट इज प्रोड्यूस एंड हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है तो हीट का लॉस्ट होना भी जरूरी है। आप स्टूल पास करने जाते हैं, हीट निकलती है ना बाहर। आप नहाने जाते हैं, हीट का टेम्परेचर डाउन होता है। आप यूरिनेशन करने जाते हैं, हीट बाहर निकलती है। आप सांस लेते बाहर एयर छोड़ते वो गर्म होती है, हीट लॉस। ये क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है। जो नेचुरल तरीके जो कुदरत ने हमारे बनाए, हीट प्रोडक्शन, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म मींस बॉडी के अंदर फूड लिया, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एटीपी, एडीपी, ड्यूरिंग दिस ऑल एक्टिविटी विल कम अंडर द मेटाबॉलिज्म। इन सब को मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर जब एक्टिविटी होगी तो हीट प्रोडक्शन होगा। हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, यदि हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो हीट प्रोडक्शन होगा। हीट प्रोडक्शन लीवर के अंदर भी होगा। ड्यूरिंग डाइजेशन हीट इज प्रोड्यूस इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन, और जब यदि हम खाना खा रहे हैं और उसका डाइजेशन चल रहा है तो हीट का प्रोडक्शन
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी होगा। हीट लॉस, अभी हीट लॉस कहां से होगा? तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस अकर्स थ्रू द स्किन। सबसे ज्यादा हीट लॉस हमारे स्किन के थ्रू होता है। हीट लॉस थ्रू द यूरिन, एयर एंड फीसेस। मैंने आपको बताया पोटी करने गए, हीट लॉस करके आ गए। हमारा ये साहिल यूरिन करने गया, हीट लॉस हो गया। द हीट लॉस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिकम्स नॉर्मल। ये हीट लॉस होना भी जरूरी है। अरे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होता रहेगा, लॉस नहीं होगा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड राइज। तो हीट लॉस इज आल्सो एसेंशियल। जब हम हीट लॉस की बात करते हैं बेटा, तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर के दौरान बड़ा डिफरेंस समझ में आता है, जो कि हीट लॉस के लिए जिम्मेदार है। जैसे अब सर्दियों के अंदर हीट लॉस कम होता है, क्यों? बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है, और यही गर्मी पड़ जाए, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंदर से तुरंत हीट बाहर निकलेगी। क्लोथिंग, आपके कपड़े हीट लॉस को, अब हमने ये वूलन का कपड़ा पहन रखा, क्यों? हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। आप कॉटन कपड़ा पहनेंगे, सिंपल बनियान पहनेंगे, सिंपल कोई क्लोथ पहनेंगे, वो हीट लॉस को क्या करेगा? एनकरेज करेगा। वूलन क्यों पहनते? ये हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर गर्माहट बनी रहेगी। द सरफेस ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज टू द एयर। और आपके बॉडी के अंदर सर्दियों में पूरा कवर करके रखते हैं ना, बाहर एयर से कांटेक्ट में नहीं होना है, क्योंकि यदि आप बाहर कांटेक्ट में रहोगे तो वो हीट लॉस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस की जब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस के अंदर एक प्रोसीजर आता है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। इसके अंदर सबसे पहला आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, जो दूसरा प्रोसीजर, तीसरा प्रोसीजर और चौथा प्रोसीजर जो हम डिस्कस करते हैं, दूसरा आता है रेडिएशन, और नेक्स्ट होता है कंडक्शन, और उसके बाद आता है बेटा कन्वेक्शन। ये चार हो गए जो कि हीट लॉस के मैकेनिज्म है। अब इस इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है बेटा? व्हेन द बॉडी गेट्स कूल्ड देन द हीट चेंजेस द वाटर इनटू स्वेट। इवेपोरेशन मींस भाप बनना। इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बनना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर यदि पसीना आए तो ये पसीना स्वेट बनकर या इवेपोरेट होकर बाहर उड़ जाते हैं। तो इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? भाप बनना। समझ में? भाप बनने के थ्रू भी तो हमारा हीट का लॉस होगा। नेक्स्ट होता है रेडिएशन, लीविंग ऑफ हीट आउट ऑफ द बॉडी, मींस हम हमारी हीट को बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं स्वेटिंग के रूप में। इवेपोरेशन तो भाप बनना, आपके बॉडी के अंदर यदि कोई पानी, कोई स्वेट जमा है तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो हटेगा यहां से तो ठंडा पड़ जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा। रेडिएशन मींस बॉडी के बाहर निकालना। कंडक्शन मींस clothes on coming on contact with the skin take away heat from it. Convection means close contact with skin. आपकी स्किन को कांटेक्ट में करते हुए जो आप कपड़े पहनते हो वो कपड़े कंडक्शन कहलाते हैं, जो कि स्किन के कांटेक्ट में रहते हैं, जो कि आपके हीट लॉस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मींस एयर when it comes into contact our body get cooled through this process heat get removed from the clothes। नेक्स्ट जो कन्वेक्शन आता है वही है एयर। बेटा सिंपल सी बात मैं बताऊं, इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बनना। आपके शरीर पर यदि किसी से इवेपोरेशन मींस भाप बनने के थ्रू स्वेट यदि उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो जिससे आपका हीट मेंटेन होता है। रेडिएशन का जो मतलब होता है बेटा, लीविंग ऑफ हीट आउट ऑफ द बॉडी, हीट को हमारे बॉडी के आउट में छोड़ देना, ये कहलाता है रेडिएशन। कंडक्शन मींस जो हम कपड़े पहनते हैं, ये बेटा मैंने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, यदि मैं पूछूं इनसे व्हाट इज विच टाइप ऑफ हीट मैकेनिज्म आई एम यूजिंग थ्रू दिस क्लोथ्स, देन यू हैव टू से कंडक्शन। क्योंकि कंडक्शन जब हमारे जो कपड़े हमारे स्किन के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये हमारे थर्मल लॉस को रोकते हैं, टेम्परेचर लॉस को रोकते हैं। समझ में आ गया बेटी? नेक्स्ट आ गया कन्वेक्शन, मींस जो सराउंडिंग में जो एयर बह रही है वो एयर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो उस स्किन को ठंडा कर देती है, और ठंडा करने से टेम्परेचर का लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्शन। समझ में आ गया बेटी? तो आपसे कोई भी पूछे कि बेटा मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस कहां कहां होता है, तो पहला बताना है इवेपोरेशन, दूसरा बताना है रेडिएशन,
तीसरा बताना कंडक्शन, चौथा बताना है कन्वेक्शन। इवेपोरेशन मींस भाप बनना, रेडिएशन मींस हीट को शरीर से बाहर छोड़ देना, कंडक्शन मींस कपड़ों के कांटेक्ट या क्लोथ कांटेक्ट विद द स्किन, और कन्वेक्शन मींस एयर आपके चारों तरफ आ रही है। छोटी छोटी सी याद हो गई बेटा। इवेपोरेशन मींस भाप बनना, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। इवेपोरेशन मींस भाप बनना, रेडिएशन मींस हीट लॉस, हमने बॉडी के बाहर छोड़ दी, यूरिन कर दिया, स्वेट आ गया, फीसेस कर दिए। रेडिएशन, कंडक्शन जो हमने कपड़े पहन रखे वो हीट लॉस को मेंटेन करते हैं। कन्वेक्शन जो एयर हमारी सराउंडिंग्स में बह रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन। ये हमारे चारों मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस है जो कि हमें याद करने। नर्वस कंट्रोल आपको पता है बेटा, थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है हमारा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये ऐसे बना दो, हाइपोथैलेमस इज द thermoregulating center. When the body temperature of body rises, then the center through sweat gland controls the body temperature. Sweat gland से पसीना निकाल के ये कंट्रोल कर सकता है। Sweat gland पसीने बाहर निकालती है, ज्यादा हीट होती है तो पसीने बाहर निकलेंगे तो हमारी हीट लॉस होगा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। और कभी सभी हीट लॉस डिपेंड करता वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मींस ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कहां पाई जाती है, डर्मिस में। यदि हीट ज्यादा होगी तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ये ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इससे भी हमारा हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है बेटा। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से जब ब्लड वेसल्स छोटी हो जाएगी तो हीट लॉस का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बेटा। क्योंकि यदि ब्लड वेसल छोटी हो गई तो ब्लड स्लोली जाएगा तो क्या होगा बेटा, हीट लॉस कम होगा। और यदि ये डायलेट हो गई तो ब्लड फ्लो तुरंत तेजी से बहेगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। ये चीज समझ भाई। फीवर, ड्यूरिंग फीवर यदि शिवरिंग आ रही है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो हीट लॉस कम होता है। और यदि आपको टेम्परेचर ज्यादा हाई हो रहा है तो उस दौरान हीट बाहर निकलती है बेटा, ठीक है। ये हमारे मेथड्स है, मैकेनिज्म है जो कि हमारे हीट लॉस के बताए गए। मैंने आपको हीट लॉस के जो मैकेनिज्म बताए बेटा वो बताया कंडक्शन, कन्वेक्शन। कंडक्शन मींस कांटेक्ट क्लोथ, कन्वेक्शन मींस जो एयर आपके अराउंड में, रेडिएशन मींस बाय व्हिच हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग, इवेपोरेशन मींस आपके जो भाप बनता है, इंग्लिश में बोलेंगे व्हिच मेक्स द स्किन कूल एंड लीड्स टू हीट लॉस, इसको बोलते हैं बेटा। जब हम एक फिजियोलॉजी ऑफ पेन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ पेन पे हम डिस्कशन करते हैं तो ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है और ये हमें वार्न करता है कि हाँ आपके दर्द हो रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर 4 तरीके के दर्द पाए जाते हैं। एक तो होता है बेटा क्यूटिकल पेन, क्यूटेनियस पेन। अब हम जब दर्द की बात करते हैं तो हमारे पेन के अंदर एक तो होता है बेटा क्यूटेनियस पेन। एक मैं आपको लिख दूं, ये हटा देता हूं। हमारे जब हम पेन की बात करते हैं तो पेन के अंदर सबसे पहला तो कौन सा पेन होता है बेटा, क्यूटेनियस पेन। और जो दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 तरीके के पेन पाए जाते हैं। दूसरा पेन होता है विसरल पेन। दूसरा पेन कौन सा होता है, विसरल पेन। एक होता है डीप पेन और एक होता है हेडेक। अरे मेरा दर्द हो रहा है, जो सबसे कॉमन है। क्यूटेनियस पेन हमारे कब होता है, क्यूटेनियस मींस स्किन के अंदर, आपकी जो स्किन है, पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्किन। यदि आपके स्किन के अंदर कोई पैथोलॉजी, कोई बीमारी हो गई है तो, या कोई स्किन को इंजरी हो गई है तो बेटा ये क्यूटेनियस पेन। क्यूटेनियस मींस डायरेक्टली रिलेटेड टू स्किन। ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि हमारे इचिंग पैदा करेगा। इन सम केसेस द पेनफुल एरिया में एक्सटेंड बियॉन्ड द डैमेज ऑफ डिजीज एरिया। ये क्यूटेनियस एरिया का मतलब है आप चलते चलते घसड़ मार गए, स्क्रैच पड़ गई, इरोजन हो गया, वो सब आता है क्यूटेनियस पेन के अंदर। और विसरल पेन क्या होता है बेटा, विसरल पेन आपका ड्यू टू एन अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ एन इंटरनल ऑर्गन। बेटा मेरी बात सुनना, लीवर के कारण अंदर पेट में दर्द हो रहा है उसको विसरल पेन बोलेंगे, और हाथ में यहां चोट लग गई तो इसको क्यूटेनियस पेन बोला जाता है। विसरल पेन इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी और लीवर। समटाइम्स सेंसेशन ऑफ पेन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया।
and felt at adjacent area and it is called referred pain. referred pain भी बोलते हैं ना बेटा, जैसे कई बार यदि यहाँ लीवर में यदि तुम्हारे दर्द हो रहा है तो वो तुम्हें दूसरी जगह दिखाई देता है। जैसे नॉर्मली सर्वाइकल के अंदर जैसे गर्दन में दर्द होता है तो सर्वाइकल का दर्द आपके हाथ तक जाता है, इस दर्द को क्या बोलते हैं? रेफर्ड पेन या विसरल पेन, कि यहां की प्रॉब्लम के कारण आपके हाथ में भी दर्द हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेफर्ड पेन या विसरल पेन। ठीक है बेटी, जैसे पेन अराइजिंग फ्रॉम लीवर इज फेल्ट इन द स्किन ऑफ द राइट शोल्डर, कई बार लीवर के अंदर जब पेन होता है या दर्द होता है तो वो फिर हमें राइट शोल्डर तक करता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? विसरल पेन। जब हम डीप पेन की बात करते हैं, डीप पेन मींस रिसेप्टर ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स, बोन टूट गई, ये क्या हुआ? डीप पेन, आपके टेंडन टूट गए, जॉइंट्स डिस्प्लेस हो गए, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में ऑक्लूडेड ब्लड सप्लाई, जिसके कारण क्या होता है बेटा? ब्लड सप्लाई, फ्रैक्चर हुई, चोट लगी, इंटरनल लगी, तो वहां पर आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के ऊपर भी प्रेशर लग सकता है जिससे कि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। इस ब्लड सप्लाई रुकने के कारण जो ऑक्लूजन और जो अवरोध आता है उसको बोलते हैं बेटा डीप पेन। क्यूटेनियस पेन मींस सुपरफिशियल पेन स्किन का, विसरल मींस जो रेडिएट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जो पेन जा रहा है, डीप पेन मींस डीप इन्वॉल्वमेंट, जहां बोन, लिगामेंट्स, क्यूटेनियस मसल्स इन्वॉल्व हो गई है। हेडेक, हेडेक में अगर ड्यू टू ए वेराइटी ऑफ कंडीशंस like anxiety, tension, pathological changes in intracranial blood vessels और visual defects, जिसके कारण आपके सिर में दर्द होता है। किसी के यदि आंखें कमजोर है तो आपके सिर में दर्द हो सकता है, एंजाइटी, टेंशन, पैथोलॉजी के कारण आपके दर्द हो सकता है। हमारे पेन की जो सेंसेशंस है वो नॉन माइलेटेड एफरेंट नर्व से जाती है और डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ाएंगे हम कि पेन का मैकेनिज्म क्या है। Here the sensation is carried out through the thalamus, through the splenothalamic tract. From the thalamus, the impulses are carried to subcortical area for the crude sensation to। देखो मेरी बात सुना बेटा, मैं यदि इस पाथवे को बनाया हूं कि भैया पेन का पाथवे कहां से कहां होता है, तो सुनो बेटी, जब हम पेन के पाथवे की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, MYELANATD, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होती है बेटा, जहां से जो ओरिजिनेट, यहां से ओरिजिनेट ऑफ पेन मींस जो आपका दर्द ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है बेटा, ये यहां से लेके आती है। और डोर्सल हॉर्न ये कहां लेके आती है? डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये यहां लेके आई मैसेज को कि भैया रिसेप्टर्स आ गए, दर्द को स्पाइनल ट्रैक्ट कर दो बेटा, इसको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड नहीं स्पाइनल ट्रैक्ट, हमारे स्पाइनल ट्रैक्ट आ गया बेटी, ठीक है। इस स्पाइनल ट्रैक्ट के बाद में डोर्सल हॉर्न, फ्रॉम हियर द सेंसेशन इज कैरिड टू द थैलेमस थ्रू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये कहां जाएगी? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, यहां से कहां चली जाएगी बेटा? थैलेमस के पास, और ये थैलेमस से द इंपल्सेस आर कैरिड टू सबकॉर्टिकल एरिया फॉर क्रूड सेंसेशन, ये कहां जाएगी? सबकॉर्टिकल एरिया, सबकॉर्टिकल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, समझ में बेटा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, CORTEX कर दो बेटा, है ना। ये एक पेन का पाथवे है, पाथवे मींस एक रूट, जैसे बेटा अब सुनो, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, बेटा जो नर्व फाइबर्स मींस न्यूरॉन, न्यूरॉन के पास क्या होता है बेटे? जैसे स्ट्रक्चर में एक तो आती है माइलिनेटेड शीथ, जो शीथ से कवर होती है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। ये क्या होती है बेटा? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ का कवर नहीं होता। ये क्या करती है? यहां से इंपल्सेस को लेके और डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, हमारी जो स्पाइनल ट्रैक्ट, उस स्पाइनल ट्रैक्ट के ग्रे मैटर से होती हुई कहां जाती है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। थैलेमस के अंदर एंट्री पे जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पाया जाता है उसके अंदर निकलकर थैलेमस पर पहुंचती है। थैलेमस इन इंपल्सेस को, इस पेन को कहां पहुंचा देता है? सब कॉर्टिकल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो पेन का एरिया है वहां पे पहुंचा देता है और आपको दर्द फील हो जाता है। तो बेटा ये क्या हुआ, पाथवे ऑफ पेन, पेन का रास्ता, एक सिंपल रास्ता, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जहां ओरिजिनेट ऑफ पेन हुआ वहां ये पाए जाएंगे, वहां से डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट तक ये पहुंचते हैं, यहां से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पहुंचेंगे, यहां से आपके थैलेमस और उसके बाद में सब कॉर्टिकल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पहुंचेंगे। तो आपके जो पेन को जो रिप्लाई और या पेन का जो मैनेजमेंट या दर्द की जो अनुभूति या जो फीलिंग्स जो आपको देगा वो देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन, सब कॉर्टिकल एरिया, इसको कौन पहुंचाता है मैसेज, थैलेमस। थैलेमस कहां से पहुंचाता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू। ये कहां से आई, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट से। ये कहां से आई, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। बेटा इसको अपने दिमाग में बसा लो और याद कर लेना इसको। अब सुनिए, हमने आज डिस्कशन किया स्किन के बारे में, स्किन के अंदर हमने 3 लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं दोबारा उसको बोलूंगा तो ये वीडियो भी हमारी लंबी बन जाएगी। तो हमने एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया। स्किन के फंक्शंस हमने पढ़े, स्किन के फंक्शंस के बाद में मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टेम्परेचर पढ़ा। बेटा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर के अंदर ये चारों याद रख लेना बस। इवेपोरेशन, सबसे पहला इवेपोरेशन, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कंडक्शन, चौथा कन्वेक्शन। इवेपोरेशन मींस भाप बन के उड़ जाना, रेडिएशन मींस एक्सक्रीट आउट कर देना या बाहर हमारे बॉडी से यूटिलाइज कर देना, कन्वेक्शन मींस क्लोथ से कांटेक्ट में आना और कंडक्शन मींस एयर के कांटेक्ट में आना। ये चारों मेथड ऑफ मैकेनिज्म आपको याद करने हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट डाउन द मैकेनिज्म, थर्मल मेंटेन का जो ये मैकेनिज्म आपसे पूछा जाए तो ये चारों आपको लिखने, स्किन के फंक्शंस लिखने, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इनका भी इन्वॉल्वमेंट करना है आपको कि ये भी यूटिलाइज करती है। और उसके बाद हमने ये पाथवे पढ़ा। उसके बाद अब है ये हमारा स्किन। स्किन का जो दूसरा नाम है बेटे, मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूं कि स्किन को लार्जेस्ट सिस्टम है ये हमारे बॉडी का। स्किन इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इसका जो दूसरा नाम है बेटा INTEGUMINATOR, इंटीगुमेनेटरी सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ठीक है बेटे, ये आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है, समझ लेना है। बाकी और कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लेना है और हमेशा सपोर्ट करना है, वीडियोस को यूटिलाइज करना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। आपको जो भी मेरे लायक बने आप मुझे बताइए, श्योर आई विल हेल्प यू। ओके, सो नाउ दिस टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड, दिस यूनिट इज गोइंग टू फिनिश। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, यूटिलाइज करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए और हमें आप लव एंड अफेक्शन देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।